नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वन इंडिया शो। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। तो देखिए, देश आज संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मना रहा है, लेकिन यह भी विडंबना ही है कि जहां एक तरफ देश उनके आदर्शों पर आज बात कर रहा है और बड़े बड़े नेता आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो उनके बनाए संविधान में एकता, धर्मनिरपेक्षता, शासन और सत्ता के धर्म की जो बारीकियां हैं, उसकी धज्जियां उड़ती हुई पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही हैं। आज हैरानी होनी चाहिए हर भारतीय को इस बात पर कि वो बंगाल, जहां के इंटेलेक्ट और ज्ञान के लिए कहा जाता है कि वो आवाज नहीं आंदोलन है, जो कभी टैगोर साहब की कविता बनकर बहता है तो कभी बोस की गर्जना बनकर गूंजता है, जहां की बौद्धिक गहराई सत्यजीत रे के कैमरे से देश ने देखी, दुनिया ने देखी, जहां के ईश्वरचंद विद्यासागर ने तर्क, शिक्षा और करुणा की रोशनी से समाज का अंधकार मिटाया, बंगाल की उस मिट्टी में सिर्फ धान नहीं, विचार भी उपजते हैं। जब भारत विचार करता है तो बंगाल उसकी चेतना बनता है। यह है भद्रलोक का बंगाल। लेकिन आज उस बंगाल में क्या हो रहा है? संसद कानून बनाती है, वक्फ कानून इंप्लीमेंट हो जाता है कानून, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में उसे ऑलरेडी चैलेंज भी किया जा रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति ली गई, सड़क पर यह प्रदर्शन निकाला भी गया, देश के कुछ और हिस्सों में भी प्रोटेस्ट की सूरत है, लेकिन यह प्रदर्शन आखिर हिंसा में कैसे बदल जाता है? लोगों की मौत तक हो जाती है, घर जला दिए जाते हैं, वाहन जलाए जा रहे हैं, पानी में जहर मिला दिया गया, गरीब, महिलाएं, हिंदू परिवार टारगेट हो रहे हैं। धुलियान से 500 हिंदू परिवार पलायन करने को विवश हुए और एक स्कूल में जाकर उन्होंने शरण ली, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट यह कह रहा है कि यह सब कुछ हम आंख मूंद कर नहीं देख सकते। सीएम कह रही हैं कि हमारे लिए सबकी जान एक बराबर है, सबकी जान कीमती है, राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। डीजीपी कह रहे हैं कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, लेकिन आप शांति बनाए रखें। लेकिन सवाल यह है कि वहां पर आतंकियों के पोस्टर कैसे लहराए जा रहे हैं? प्रदर्शन हिंसक कैसे हो गया या फिर होने दिया गया? राज्य सरकार और पुलिस आशंका के बावजूद कैसे नहीं रोक पाए ये सब? बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से चिट्ठी लिखकर यह कह दिया कि राज्य के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी कि एफ्स्पा को लागू कर दिया जाए। शहजाद पूनावाला जो बीजेपी के प्रवक्ता है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो आरोप लगाने के साथ साथ सांसद यूसुफ पठान को भी घेर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, मैं आपको सुनवाना चाहती हूं। ममता बनर्जी जी ने एक यूसुफ पठान नाम के क्रिकेटर को कहीं से उठा के टिकट दे दिया और वहां पर वोट बैंक ने उनको जिता भी दिया बहरामपुर में। और आज जब बंगाल जल रहा है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, तो यूसुफ पठान चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। वो तस्वीर मेरे सामने, माँ की दुकान जला दी गई, बंगाली माँ की। बंगाली माँ के आंखों में आंसू है। 3-3 लोग दास परिवार के काट के उनको रख दिया गया और यूसुफ पठान चाय पी रहे हैं। यही तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिकता है कि पठान साहब चाय पिएंगे, आनंद उठाएंगे। बंगाल जल रहा है, दास परिवार मारा जा रहा है। चलिए, तस्वीर भी अभी आपको दिखाएंगे जिस तस्वीर पर शहजाद पूनावाला की यह टिप्पणी थी, लेकिन रिएक्शंस यही खत्म नहीं हो रहे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम के नाम से जो प्रसिद्ध भी हैं, वो कह रहे हैं कि प्रायोजित तरीके से हिंदुओं को डराया जा रहा है, भगाया जा रहा है, कि हिंदू पलायन कर रहा है और इस प्रकार अगर भागता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश से भी हिंदू भागेगा, महाराष्ट्र से भी हिंदू भागेगा, गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, खास करके हिंदुओं का दुर्भाग्य, क्योंकि हिंदू न एकजुट है न जगा हुआ है, इसलिए ऐसा कृत्य हो रहा है। पर जल्दी ही इस पर रोक लगेगी, हमें भरोसा है। थैंक यू। मेरे साथ अब खास मेहमानों का एक पैनल है जिनके साथ हम इस पूरे विषय पर आज बातचीत करेंगे। बीजेपी से नेशनल स्पोक्स पर्सन भारती घोष आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रही हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट नीरज राय जी इस बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ डॉक्टर पीके अग्रवाल भी जुड़ रहे हैं। आप आईएएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड, एक्स एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में सर्व इससे पहले कर चुके हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर भारती घोष जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। देखिए, बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, सवाल और आलोचना के केंद्र में सरकार बंगाल की जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी नेताओं की तरफ से यह कोशिश क्यों है कि इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है? हिंदू मुसलमान, हिंदुओं को डराया जा रहा है, भगाया जा रहा है, ऐसा हो रहा है। हर मामला बंगाल में
इसी आधार पर आकर क्यों सिमट जाता है, सीमित रह जाता है? देखिए, सभी को नमस्कार। आज जो कोर्ट ऑर्डर दिया है उसमें हाई कोर्ट ने बोला है हम आंखें बंद करके नहीं रह सकते। तो हाई कोर्ट के पास ये बी टीएमसी ये सवाल तो नहीं आया था कि कुछ इनोसेंट वो बहुत कुछ आदमी जो हिंदू है भाग रहा है। और ये आजाद भारत जो है, आजाद भारत में हिंदू भाग रहा है, 100 हिंदू भाग रहा है। स्वाधीनता के बाद ममता बनर्जी की कृपा से हमको आज ये दिन देखना पड़ा। और ये हमारा परिवर्तन का प्रतिश्रुति लेकर ममता बनर्जी आए थे। ये परिवर्तन का बहुत बड़ा प्राप्ति है बंगाल का, जो आज स्वाधीनता के इतने साल बाद भारत आजाद है, कुछ लोग प्राण बचाने के लिए है और ममता बनर्जी बात बोल रहा है, ठीक है, आप नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। वो सुना है 3 एमपी गवर्नमेंट में वोट हो रहा था। और जो प्रश्न आ जा रहा है कि बीजेपी कर रहा है, बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? नहीं मंदिर है। लेकिन देखिए यही बात है ना भारती जी, सवाल यहाँ पर ये है, चीफ मिनिस्टर पर आप सीधे जो आरोप लगा रही हैं, चीफ मिनिस्टर पर जो आरोप सीधे लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी सुनिए, ममता बनर्जी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, संवैधानिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो राजधर्म है कि लोगों को सुरक्षा देना, वो तो फेल हो गए। पुलिस मंत्री होकर भी फेल हो गए और आर्मी घुस गए। और आर्मी घुसा माने क्या है? पुलिस फेल हो गए। पुलिस क्यों फेल हो गए? ममता बनर्जी जो आक्रमण कर रहे हैं उनको उद्देश्य करके कुछ बोल रहा है। भारती जी, सवाल ये है कि जो स्टैंडर्ड्स आपके आरोपों में इस वक्त दिखाई दे रहा है, आपके विरोधी फिर यही आरोप आप पर उत्तर प्रदेश को लेकर लगाते हैं ना। यही आरोप आपके ऊपर जो आप ममता बनर्जी पर अभी लगा रही हैं, वही आरोप आपकी बीजेपी की यूपी में जो सरकार चल रही है उसके ऊपर लगते हैं। मेरा सवाल आपसे ये था कि देश को ये हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक तनाव की आग में क्यों झोंका जा रहा है? हर विषय, हर मुद्दा अंत में डिबेट की इसी लाइन पर आकर क्यों फंस जाता है? आपके सभी नेताओं के बयान इसी लाइन पर क्यों दिखाई देते हैं? की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल है ना। आप देखिए भारती जी आप ये देखिए, शहजाद पूनावाला एक स्टेटमेंट देते हैं जिसमें वो यूसुफ पठान के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, यूसुफ पठान के लिए वो कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ऐसे एक यूसुफ पठान है जिनको लाकर टिकट दे दिया। इस देश के लिए खेले हैं यूसुफ पठान, इस देश के लिए यूसुफ पठान टीम इंडिया में खेले हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। भारती घोष जी इस तस्वीर पर टिप्पणी करिए। भारती घोष जी इस तस्वीर पर टिप्पणी करिए। आप किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की इंटेग्रिटी पर सवाल खड़ा कर देते हैं जो इस देश के लिए खेला है। इस बात पर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी। आई थिंक आपको मेरी भारती जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ? भारती जी, क्या आपको आवाज सुनाई दे रही है मैं क्या कह रही हूँ? आई थिंक शी इज जस्ट नॉट लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग। चीफ मिनिस्टर होके मुंह क्यों नहीं खोलते? आप बताइए ना। भारती घोष जी एक सेकंड रुकिए, सवाल सुनिए भारती घोष जी पहले। प्लीज लिसन टू द क्वेश्चन व्हाट आई एम आस्किंग। आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता इस देश के लिए जो खिलाड़ी खेला है, टीम इंडिया में जो खिलाड़ी खेला है, उसके लिए क्या देते हैं कि ममता बनर्जी किसी ऐसे को आके टिकट दे देती हैं। क्या मतलब है इस बात का? नेशनल स्पोक्स पर्सन है शहजाद पूनावाला। सुनिए, उत्तर तो सुनिए। प्रश्न कीजिए तो उत्तर तो सुनना पड़ेगा आपको। ममता बनर्जी ने कम से कम आपने मेरा सवाल सुना, उत्तर मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मुर्शिदाबाद सुनिए मेरा बात सुनिए, अभी ठंडा दिमाग से सुनिए। मुर्शिदाबाद से में जब 100 आदमी का जान जा रहा है और तृणमूल का एमपी बोल रहा है आंखें निकाल देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, तब आप क्रिकेट का बात कर रहा है, खिलवाड़ का बात कर रहा है। क्या मुर्शिदाबाद दिखाई नहीं देता? हिंदू लोग भाग रहे हैं आजाद भारत में, दिखाई नहीं देता? टीएमसी एमपी बोल रहा है कि हाथ पैर तोड़ देंगे, दिखाई नहीं देता? सुनाई नहीं देता? पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रहा है, भाग रहा है, पुलिस स्टेबल का नीचे चुप रहा है, दिखाई नहीं देता? क्या आप लोगों को क्या दिखाई देता है कि बीजेपी एमपी क्या बोला है, कब क्या बोला है, क्यों अभी ये सब दिखाई देता है? नीरज जी, आपने सारी चर्चा अभी तक सुनी। मैं ये समझना चाहती हूं, ये हिंसा जो वहां पर हुई है, ये होने दी गई है या अपने आप हो गई है?
से लेके आने वाले चुनाव तक की स्थिति देखा जाए तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों आपस में वहां पे सत्ता के लिए लड़ने का ही प्रयास करती हैं। अभी जो हिंदू मुसलमान की बात चल रही थी, आपने अभी शहजाद पूनावाला जी का भी चर्चा किया, जो कि इस पे घोष जी अवॉइड कर रही थी। आपको वो दौर भी याद होगा जब हमारे पुलवामा में शहीद हो रहे थे सैनिक, देश के जवान, और प्रधानमंत्री जी फोटो शूट करा रहे थे, लेकिन उन पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता। यह स्वघोषित हिंदुओं के ठेकेदार हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, स्वघोषित, और तथाकथित राष्ट्रवाद इनको ही खेमे में रहता है। जो इनके साथ रहेगा वही राष्ट्रवादी है, अन्यथा दूसरे को ये राष्ट्रद्रोही का प्रमाण पत्र दे देते हैं। अब आया जाए बंगाल में जो चीजें चल रही है, जो घटनाएं घट रही है, बार बार बंगाल देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें कि हाई कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री में भी बारंबार अदावतें देखी गई है। उसके बावजूद भी लगभग 11 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कि बहुत मजबूत सरकार अपने को बात साबित करती है। लेकिन क्या वजह है कि हर एक चीज बंगाल में गलत होने के बावजूद भी सिर्फ चुनाव से 6 महीना 8 महीना पहले बंगाल में इनको अराजकता दिखती है, और चुनाव बीतने के बाद पूरी अराजकता खत्म हो जाती है और चुनाव का इंतजार करते रहते हैं। आपको याद होगा 2021 का विधानसभा जो चुनाव हुआ, थोड़ा बोलिए इनको चुप रहने के लिए, इनको बोलिए थोड़ा चुप रहने के लिए, इनके मैं थोड़े बोला था कि बीच में कूद रही हैं। आपको याद होगा मीनाक्षी जी की करीब 150 परिवार जब 21 का इलेक्शन हो रहा था, उस समय भी बंगाल से निकले थे और हेमंत बिश्व शर्मा सरीखे तमाम आसाम के इनके नेता उनका स्वागत किए थे। उस समय भी हिंदू खतरे में आ गए थे। आपको वो भी घटना याद होगी कि प्रधानमंत्री जी मतुआ समुदाय को बांग्लादेश में साधने के लिए गए थे और वहीं पर उनके बगल में ही बम ब्लास्ट हो रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे। प्रधानमंत्री जी की झिग्गी बज गई थी, वो चुप थे। लेकिन यहाँ आने के बाद एक लेटर लिखा जाता है बांग्लादेश को, मैं जहां पर लेके जा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, बशर्ते कि आप वहां से छटक के दूसरी तरफ लेके जाना चाह रही हैं। मैं मुद्दा पे ही बाहर नहीं, मैं मुर्शिदाबाद में ही आ रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश के बहराइच में भी हूं, और मैं कानपुर में भी हूँ, मध्य प्रदेश में भी हूँ, गुजरात में भी हूँ। अब बताइए कहाँ आप जानना चाहती है और किस जगह पे चर्चा करना चाहती है महोदया? अगर आदमी बोल रहा है तो बोलने दीजिए, आप में मैंने बीच में बोला नहीं। आप ये बताइए। हाँ, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आ रहा हूँ। मुर्शिदाबाद में आ रहा हूँ, मुर्शिदाबाद में सुन लीजिए। अब सुनिए 80 से 1-2 ही कम आपके एमएलए हैं वहां पर। विपक्ष में प्रमुख आप ही हैं, शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष हैं वहां पर, और लोकसभा में भी संख्या आपकी ठीक ही ठाक है, पिछली बार जैसी नहीं है। आपके जितने एमएलए और एमपी हैं, गृह मंत्रालय में कितने पत्र लिखे हैं, और गृह मंत्रालय जो कि भारत सरकार आप ही की पार्टी के द्वारा बनी गई है, एनडीए का ही है, कौन सा एक्शन आपने जब से वहां मुर्शिदाबाद में, बहरमपुर में, उत्तर और दक्षिण 24 परगना में जो भी बवाल हुआ, मिदनापुर में, आपने क्या एक्शन लिया है बंगाल की सरकार पर? हाई कोर्ट की बातों को हटाइए, वो बताइए देश की जनता को। राजनीति नहीं कर रही है तो क्या कर रही है? अरे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बंगाल की सरकार, बंगाल के, ओहो, तो आप मतलब आप हाथ में हाथ बांध कर क्यों बैठी हैं? भारत सरकार चुप क्यों है भाई? भारत की सरकार चुप क्यों है? एक मिनट, वन बाय वन। भारती जी रुकिए प्लीज। मैं आपको बोलने के लिए कहूंगी, प्लीज जिस समय मैं जिससे बात करूं प्लीज वो बात करें, ये नहीं बात करने प्लीज डोंट जंप इन बिटवीन, प्लीज वन बाय वन। नीरज जी, मेरा सवाल आपसे ये था, ये हिंसा अपने आप हुई है या होने दी गई है? शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, प्रदर्शन हिंसक हो जाता है, पुलिस के पास सूचना नहीं होती, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती। आपने सुना है जो वहां के विक्टिम्स हैं वो क्या बातें कह रहे हैं कि जहां से हमारे पास पानी की सप्लाई आती है, उस पानी की सप्लाई, उसमें पानी में जहर मिला दिया गया है। आप समझ रहे हैं किस लेवल की बातें वहां पर विक्टिम्स ने बताई हैं? मीनाक्षी जी, मैं कह रही हूं फॉरगेट हिंदू एंड मुस्लिम, राज्य के एक नागरिक के साथ भी ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो बजाय उसमें क्या जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की, बजाय इसमें क्या जिम्मेदारी बनती है मुख्यमंत्री की? पहले ये बात करेंगे कि केंद्र वहां पर क्या करेगा, ये बात होगी कि राज्य वहां क्या करेगा। मैं बता रहा हूं क्या करेगा। यहाँ पर मैं आपके चैनल पे बैठा हुआ हूं तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए देश का भविष्य और देश का जो नीति का निर्धारण मैं नहीं कर सकता हूं, ना चैनल में बैठे हुए कोई कर सकता है। जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसी से हम बात कर सकते हैं कि राज्य की सरकार फेल्योर है। मैं किसी भी प्रदेश में, पूरे देश में, किसी जिला, गाँव, घर, किसी में हिंसा का, कम से कम आप कर बिल्कुल सकते हैं। वही कर रहा हूँ, वही विजन दे सकते हैं, कम से कम बिल्कुल दे सकता हूँ। हिंसा को कहीं भी किसी भी ध्येय से मैं सही नहीं मानता हूं, वो अपराध है। लेकिन जब राज्य की सरकार वहां पर फेल्योर हो रही है
और वहां पर आपने कहा एक जान भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब राज्य की सरकार फेल्योर हो रही है तो केंद्र की सरकार को बोलने के लिए आग्रह करना कौन सा गुनाह है मेरा? अगर मैं कह रहा हूं भाजपा सिर्फ आरोप लगा रही है प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते वहां पर कि यहाँ के प्रशासन फेल्योर है, मैं भी कह रहा हूं फेल्योर है। बंगाल में बंगाल की सरकार फेल्योर है, मैं भी कह रहा हूं कि फेल्योर है। लेकिन उस संघीय ढांचे में उसके ऊपर भी किसी को दिया गया है ना दबाव बनाने के लिए। क्या कर रही है केंद्र की सरकार? राज्य की सरकार फेल्योर है, अब बताइए इस पर। इसके बाद क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? केवल ठीक है। चिल्लम चिल्ली देखिए, करना जवाब रह गया मैं है। अरविंद जी से इस पर रिएक्शन लूंगी। हाँ ठीक है, भारती जी मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए। सब्जेक्ट भारती जी मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं अरविंद जी के पास जाऊंगी उसके बाद। आप ही के पार्टी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि वहां पे एफस्पा लगा दो। अगर आप राज्य सरकार को फेल मान रही हैं, बॉर्डर एरियाज की परिस्थिति को बहुत संवेदनशील मान रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि वहां पर आतंकवाद की एंट्री हो सकती है, सिमी का कनेक्शन निकल कर आ रहा है, तरह तरह की बातें जो बीजेपी के बड़े चेहरों की तरफ से बोली जा रही है, तो फिर एक्शन के रूप में केंद्र को कौन रोक रहा है? देखिए, हम एक्शन नहीं लिया तो हमारा एक एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हाईकोर्ट में गए, इसलिए हाईकोर्ट सुनकर ऑर्डर दिया, सिचुएशन देखा, पेपर्स देखा, लोगों का बात सुना, उसके बाद पैरामिलिट्री वहां पर ऑर्डर किया और पैरामिलिट्री घुसने के बाद सिचुएशन ठंडा हो गया। तो राज्य पुलिस तो फेल है, लेकिन हम जो एक्शन ले रहे हैं, हाईकोर्ट को अप्रोच कर रहा है, केंद्र सरकार को लिख रहे हैं, हमारा लीडर्स वहां जा रहे हैं, आपको क्या मांग है कि हम लॉ एंड ऑर्डर में इंटरवेन करो? हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, वन शुड अंडरस्टैंड दिस। अरविंद जी, मैं अब आपका रिएक्शन चाहूंगी सर इस पर। आपने देखिए सुना यहाँ पर सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष की तरफ से क्या आरोप वहां पर लग रहे हैं। बड़ी हैरानी होती है सर ये देखकर कि एक राज्य में चुनी हुई सरकार है, चीफ मिनिस्टर हैं, और वहां पर ये अपने आप में पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी सांप्रदायिक तनाव के, मतलब रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो वहां हंगामा हो जाएगा, किसी और तरह का कोई फेस्टिवल होगा तो इस मोहल्ले से नहीं निकलेगा, उस मोहल्ले से नहीं निकलेगा, और ये घटनाएं हम बड़ी फ्रीक्वेंटली अब देख रहे हैं। हाल ये हो जाता है कि टीएमसी के नेता तो ये तक कह देते हैं कि बीएसएफ के साथ मिलकर बीजेपी ये सब करा रही है राज्य में। सर ये परिस्थिति आ जाएगी देश में अब कि सीधे सीधे आप बीएसएफ के लिए भी ये स्टेटमेंट दे देंगे। कैसे देखा जाए इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, जो हालात इस समय वेस्ट बंगाल के हैं और जो इंटरवेंशन और जो कमेंट्स हाईकोर्ट के द्वारा किए गए हैं, और हाईकोर्ट के ऑर्डर पे 17 कंपनीज वहां पर बीएसएफ, आरएएफ और सीआरपी की लगाई गई हैं, और तब से मैं देख रहा हूं शांति है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक चुनी हुई सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। मैंने जो विक्टिम्स हैं, जो मूर्ति बनाने वाले थे, पिता पुत्र जिनकी हत्या खींच के की गई, उनके परिवारजनों का कहना है कि हम कॉल करते रहे पुलिस को और 3-4 घंटे तक कोई आया ही नहीं। तब आए जबकि वहां पे डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, जब वहां पे पूरा रैंसैक कर दिया था। उन दोनों से एंटी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, उनसे क्या लेना देना है? कोई मतलब नहीं है। वो कोई बाहर थोड़ी खड़े हो रहे थे कि अपोज कर रहे थे मुस्लिम्स को वहां पे। इससे बड़ा स्पष्ट है कि ये एक लॉ एंड ऑर्डर का टोटल फेल्योर है, इंटेलिजेंस का फेल्योर है। हो जाती हैं ऐसी घटनाएं, पर उसके बाद सख्त एक्शन की अपेक्षा की जाती है। पुलिस को एक्टिवेट किया जाता है, इंटेलिजेंस मशीनरी को एक्टिवेट किया जाता है। अगर लोकल फोर्सेस इनएडिक्वेट हैं तो इमीडिएटली डिमांड प्लेस की जाती है एमएचए पे। जो वहां पे आरएएफ की बटालियंस हैं, उनके लिए ऑर्डर्स हैं कि वो लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसमें से कंपनीज को डिप्लॉय कर सकते हैं। वो क्यों नहीं किया गया? क्यों इस बात का आप इंतजार कर रहे हैं कि हाई कोर्ट इसमें इंटरवीन करे? इससे बड़ा स्पष्ट है। देखिए, एक होता है पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में वर्ड मैसेजिंग। जब मैसेजिंग ये होती है कि कोई एक्शन नहीं लेना है एजिटेटर्स के ऊपर, तब इस प्रकार की परिस्थिति होती है कि डायल 112 की गाड़ी, लोकल पुलिस 3-3, 4-4 घंटे तक मौके पे नहीं आ रही है। इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मेरा ये मानना है कि ये इसके अंदर मिली भगत भी रूल आउट नहीं की जा सकती है। वहां के एमपी, एमएलए जो कि टीएमसी के हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। मुर्शिदाबाद के बारे में मैं सालों से सुन रहा हूं कि वहां पे फेक करेंसी, आर्म गैंग्स, बांग्लादेशीज का इन्फिल्ट्रेशन बड़े पैमाने पे चल रहा है, वसूली हो रही है, एक्सटॉर्शंस किए जा रहे हैं। वही इसमें हुआ।
मैं अभी कई चैनल्स पे बोल रहा था, उसमें दिखा रहे थे कि दुकानों को लूट लूट के अंदर से सामान ले जा रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं। ये कौन सा वक्फ अमेंडमेंट बिल का ये अपोजिशन है? Absolutely. इससे थोड़ी वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस हो जाएगा। देखिए, ये एक जो ये मिस्टर नीरज राय कह रहे हैं कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है, कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट तभी इंटरवीन कर सकती है जबकि स्टेट गवर्नमेंट पुलिस की मदद मांगे। स्टेट सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर। रही बात इसकी, जो होम सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से बात की। उन्होंने उनको तायद किया कि आपको जो फोर्स चाहिए आप हमसे मांगिए, हम देंगे, पर लॉ एंड ऑर्डर वहां पर मेंटेन होना चाहिए। उन्होंने ये तक कहा कि किसी भी हालत में फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर नहीं होना चाहिए, इसके लिए जो संभव मदद है हम करेंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं कोलकाता में, गवर्नर, उन्होंने भी चीफ मिनिस्टर से संबंध में बात की और अपनी चिंता व्यक्त की और कहा गया कि कड़ी कार्रवाई कड़ी। देखिए, टीएमसी के एमपी एमएलए कह रहे हैं कि बाहरी लोग आए हैं और पुलिस का फेलियर रहा है, ये चेहरे पहले कभी नहीं देखे गए। कोई इशारा कर रहा है जेएमबी की तरफ, जो कि बांग्लादेश का आतंकवादी गुट है, कि वहां से लोग आए। लोग यहां तक कह रहे हैं कि बीएसएफ का एक सेक्शन हो सकता है मिला हुआ हो, उधर से लोग बाग आए, यहां लूटपाट करके, घटना करके वापस बांग्लादेश चले गए। मेरा ये मानना है कि जो भी घटनाक्रम मुर्शिदाबाद में हुआ है और जो तनाव, जिस प्रकार से 500 परिवार ये यहाँ से निकल के पलायन किए हैं, ये एक शुभ संकेत नहीं है हमारे देश के लिए। इनफैक्ट आपने बड़ी डिटेल में सर पॉइंट्स बताए, और इस हॉरर की कल्पना नहीं की जा सकती कि घर आकर जलाए जा रहे हैं, आपके घर में पानी की जो सप्लाई आ रही है उसमें जहर मिला हुआ है, और कल्पना करिए कि वो लोग वहां किस खौफ में जी रहे हैं। और इसीलिए ऐसी घटनाओं के बाद भी अगर मिसाल कायम नहीं होती और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाती रहती हैं, तो ये कितनी बड़ी चिंता की बात है। इस देश के हर नागरिक को सोचना चाहिए। डॉक्टर पीके अग्रवाल से मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले मंत्री पश्चिम बंगाल के क्या कह रहे हैं और क्यों वो गुजरात की याद दिला रहे हैं, ये भी देखिए। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो घटना ऐसा, इससे बहुत बड़ा घटना यूपी पे, इसमें गुजरात में घटी थी, उसके बाद भी लोग चुप था। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है, निंदनीय है। जो भी किया वो निंदनीय किया। इसका पीछे कौन है ये निकालना पुलिस के काम है, और निकालेगा, मेरा विश्वास है। मगर ये घटना नहीं चाहिए था ये, क्योंकि ये बंगाल की पवित्र भूमि है। डॉक्टर पीके अग्रवाल, अदम गोंडवी जी का एक शेर है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़ा झूठा है, ये आंकड़ा किताबी है। ये मतलब कौन से गुलाबी मौसम में मंत्री साहब जी रहे हैं, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि जो पलायन हो रहा है वो बंगाल से बंगाल में हो रहा है। मतलब आप किस बात की प्रतीक्षा में हैं कि जिस दिन बंगाल से कहीं और होगा पलायन, उस दिन आप मानेंगे कि यह समस्या विचार करने के लायक है या आपके सोचने के लायक है? इतने हल्के अंदाज में, इतने शैलो तरीके से अगर मिनिस्टर स्टेटमेंट देंगे तो उससे समझ में आता है कि स्टेट की सोच क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन की सोच क्या है, सत्ता की सोच क्या है। सर देखिए, मैं स्वयं मुर्शिदाबाद में एडीएम रहा हूँ और मुर्शिदाबाद जिले को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये मुस्लिम बाहुल्य जिला है और उसमें हिंदू मुस्लिम एकता रही है शुरू से। अब ये वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जो भ्रांति है लोगों में, उसको स्पष्ट होना चाहिए कि ये जो संशोधन है और यहाँ पर जो वक्फ के पीछे बैठे हुए हैं, उनको भी बताना चाहिए कि इससे गरीब मुसलमानों को क्या लाभ पहुँच रहा है। ये जो बेसिक जो क्वेश्चन यही है। इसके अलावा जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, मुख्यमंत्री ने पहले से कह रही है कि हम वक्फ संशोधन लागू नहीं होने देंगे। इसके बाद भी अगर आंदोलन होता है मुर्शिदाबाद में एक प्रोटेस्ट रैली के, तो बहुत कड़ा एक्शन होना चाहिए। जब मैं डीएम था तो बीएसएफ इन जगहों में पोस्टेड रहती है, तो डीएम का इनफॉर्मली बीएसएफ से संबंध रहता है और सरकार की अनुमति के पहले ही बीएसएफ उतारती जाती है। और अगर बीएसएफ एक बार आ जाती है तो वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पर देरी हुई थोड़ा एक्शन लेने में, और मैं थानादार के विरुद्ध में एक्शन भी हुआ, उसको निलंबित भी किया गया।
ऐसा नहीं, कोई 150 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और जो केंद्रीय पुलिस बल आया है 17, वो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। और ये मैसेज गया है, इस प्रकार का आंदोलन कहीं भी होगा। देखिए मालदा डिस्ट्रिक्ट भी है, नदिया डिस्ट्रिक्ट भी है आसपास, तो इसको बहुत कड़े ढंग से इसको दबाना बहुत जरूरी है। और जो इसके पीछे हैं, देखिए ऐसा मानना गलत है बीएसएफ इसके साथ इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इस प्रकार का एक ऐसी घटना हो रही है, इससे घटनाएं हो रही हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि इसको लेके हम कहें कि सांप्रदायिक सद्भाव टूट रहा है, मतलब, किंतु ये अवश्य है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और जो परिवार के साथ इस प्रकार का हुआ है, ये कुछ युवा लड़के आजकल जुलूसों में चले जा रहे हैं जो कुछ समझते नहीं हैं, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ है। तो उन लोगों को समझाने के लिए मैं सोचता हूँ कुछ नहीं तो पुलिस का एक्शन ही तो एक ही उपाय हो, क्यों, और तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मैं सोचता हूँ कि पुलिस कार्रवाई करेगी। और जो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने कहा है और जो मंत्री ने भी कहा है कि निंदनीय है और इस पर कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए। और मैंने स्वयं 10 वर्ष बंगाल के जिलों में काम किया है, ऐसा वहाँ कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। मैं सोचता हूँ बंगाल फिर से अपनी ग्रेविटी समझेगा और जो मुर्शिदाबाद जिले में जो सांप्रदायिक सद्भाव था वो फिर से लौटेगा। और ऐसा कोई सांप्रदायिक सद्भाव की हानि नहीं हुई है, लेकिन उसमें तुरंत कार्रवाई, और जो अब हो चुका है उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जो भी इसको प्रश्रय दिया जिन लोगों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। सर, थोड़ी देर पहले जिस बात का जिक्र अरविंद सर ने किया, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि क्या ये ऑर्डर्स हैं कि अभी एक्शन ही नहीं लेना या माइल्ड एक्शन लेना है, या एक जो कहते हैं ना अनसेड चीज़ें कई बार होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी एक अनसेड, मैं रूल नहीं बोलूंगी लेकिन एक अनसेड ऑर्डर आप कह लीजिए उस तरह से, और वो परिस्थिति क्या यहाँ दिखाई देती है? डू यू एग्री टू दिस? देखिए ऐसा लोग कहते हैं, मैंने तो 34 साल आई इसमें काम किया। अगर ऑफिसर इम्पार्शियल है तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर में किसी के आदेश लेने की आवश्यकता ही नहीं होती है। देखिए यहाँ पे 163 में जो जिससे हम लोग कर्फ्यू ऑर्डर कहते हैं, पुराना 144 है, उसमें ऑर्डर इशू किया गया है पूरे जिले में, और यही एक सेक्शन है। भारती जी रखिए अपना पॉइंट। कोई भी राज्य में अगर ऐसा परिस्थिति हो जहां पर मार दंगा हो रहा है, लूट हो रहा है, अर्जन हो रहा है, और कल हमने देखा 2-3 औरत टीवी में आए और बोले कि हम बच्चे लेके, हमारा डॉटर्स लेके हम छाप पे छुपे हुए थे क्योंकि हमारा अगर इज्जत चला जाएगा तो पुलिस क्या इज्जत वापस देगा। ऐसा स्थिति में कोई भी चीफ मिनिस्टर कोई भी राज्य में क्या निर्देश देता है, या आपको मैं पूछती हूँ क्या निर्देश देता है? पुलिस को निर्देश देता है कि जाओ स्ट्रॉन्ग एक्शन लो, क्योंकि सारा राज्य, एवरी रेसिडेंट वेट कर रहा है, सुनना चाहता है कि सीएम बोले कि अन्याय का विरुद्ध एक्शन लो। लेकिन हमारा बंगाल का सीएम क्या कहा? जो अटैक कर रहा है उनको बोला कि पीस रखो, शांति रखो, वाकफ यहाँ लागू नहीं होगा, उनको उद्देश्य करके बोल रहा है। लेकिन विक्टिम्स जो है उनको उद्देश्य करके नहीं बोल रहा है कि हम है, हम आपको बचाएंगे, अब चिंता ना करो। पुलिस मंत्री होकर भी बोल रहे हैं कि पुलिस एक्शन लो। ऐसा एक जोन जहां पर अत्याचार आपके इस पॉइंट पर मैं नीरज जी से जवाब दूंगी, लेकिन इस बीच मेरे पास जो विक्टिम्स हैं वहां के, उनका भी फर्स्ट पर्सन अकाउंट है। एक बार विक्टिम्स की भी आप बीती सुन लेते हैं। ममता बनर्जी का पुलिस प्रशासन कोई भी स्टेप नहीं लिया, गुंडागर्दी चलता है, चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग नौका पकड़ के हम लोग यहाँ पे आया है, नहीं तो हम लोगों का जान चला जाता है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, ये सब तोड़ दिया है, ये सब चोरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया है सब कुछ। हम लोग का एक तो घर में जनाना आदमी सब छोटा लड़का बच्चा है हम लोग का, कैसे घर में रह के चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग हमारा जो हिंदू का ऊपर में इतना टॉर्चर हुआ, धुलियान से बहुत आदमी आया, अपना जीवन का बचने के लिए आया। यहाँ पे क्या है, वो हिंदू आदमी है, इसी में लिए उसी को ऊपर में वो घर
घाट तोड़ दीजिए, आंख जला दीजिए, उसको मर्डर कर दीजिए, उसको जितना भी है संपत्ति को लूट कर लीजिए। ऐसे कर रहा है। ऐसे के देश हमारा पश्चिम बंगाल चलेगा? ममता बनर्जी का पुलिस प्रशासन कोई भी स्टेप नहीं लिया, स्टेप भी नहीं लिया। स्टेप ले लेगा तो ऐसी घटना नहीं घटित होता था। बड़ा दुखी है। हम लोग आया इस शिविर में आया, क्या क्या हो रहा है, कैसे करना पड़ेगा। हम लोग कल 2 दिन से झमेला हो रहा था। बहुत ज्यादा वहाँ पे मुसलमान है, हम लोग बहुत कम आदमी है, तो हम लोग 2 दिन से लड़ाई कर रहा हूँ उसका साथ, तो हम लोग नहीं पढ़ रहा हूँ। इसलिए हम लोग 4 बजे 5 बजे 6 बजे आया, और बाद बाकी जितना आदमी है 10 आदमी था, वो हम लोग भाग के नदी में आके नौका पकड़ के हम लोग यहाँ पे आया है, नहीं तो हम लोगों का जान चला जाता। हाँ, महिला का ऊपर अत्याचार हुआ, बहुत अत्याचार हुआ। हाथ पकड़ के टान रहा था, मार रहा था, माला टारा सब छीन लिया है, जितना टाका पैसा था उतना सब कर लिया है, घर में आग लगा दिया है, पूरा जला दिया है, लूटपाट कर लिया है। तो ये आपने सुना पूरी तस्वीर, अभी आप बीती लोग वहां के बता रहे हैं। और नीरज जी देखिए, जब बात आरोपों प्रत्यारोपों की हो रही है, चलिए बीजेपी जिस स्टाइल की पॉलिटिक्स करती है उसको भी हम एक तरफ रखते हैं, लेकिन ये तो बंगाल के लोग हैं ना जो बातें कर रहे हैं, जो अपनी घटनाएं अपने साथ बता रहे हैं कि हम नाव में बैठकर हमको जाना पड़ा, चाकू से छुरी से किस तरह से हम लोगों पर हमला कर दिया गया। ये वहां के लोग आप बीती बता रहे हैं, और ये नहीं कह रहे कि पुलिस ऐसा काम कर रही है, कि सीधे चीफ मिनिस्टर का नाम लेते हुए कह रहे हैं कि ये पक्षपातपूर्ण रवैया मुख्यमंत्री का है। मैं कुछ नंबर्स आज अभी आपके लिए भी, अपने बाकी पैनलिस्ट और दर्शकों के लिए भी कोट करना चाहती हूँ। डेटा जो है 2006 में, साल 2006 में जब चुनाव हुए, 22% मुस्लिम समुदाय के लोगों ने या मुस्लिम वोटर्स ने टीएमसी को वोट दिया, 30 विधायक जीते उस समय। 2011 में यही परसेंटेज मुस्लिम वोट शेयर का बढ़कर टीएमसी के लिए 35% हो गया, 184 विधायक जीते। 2016 में ये वोट परसेंटेज, मुस्लिम वोट परसेंटेज 51%, 51% का हो गया, 211 विधायक जीते। और टीएमसी को मुसलमानों का समर्थन 2021 में बढ़कर, जो 2006 में 22% था, वो बढ़कर 75% हो गया साल 2021 में, और विधायक चुनकर आए 215। यही नंबर है क्या जिसकी वजह से ममता बनर्जी के बयानों में कई बार एक तरफा रूप भी दिखाई देता है, या वो ये कहने से नहीं चूकती कि वक्फ लागू नहीं होगा, आप चिंता मत करिए, इस हिंसा के बावजूद भी? देखिए, यहाँ पर जो भी मीनाक्षी जी है, हर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोट बैंक के लिए ही जो भी काम करती हैं। और रही बात ममता बनर्जी का वक्फ हम लागू नहीं होने देंगे, तो यह तो मान के संभव नहीं है कि वो लागू नहीं होने देंगे, लेकिन यह भी वोट पॉलिटिक्स है। अगर भाजपा इसे वोट पॉलिटिक्स पर लेकर चलेगी तो ममता बनर्जी भी लेकर चल रही है। कारण यह है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए ही काम करते हैं। लेकिन दुखद जो है, वहां पर जो ये घटनाएं घट रही हैं, हिंसा हो रहा है, इस पर रुक नहीं रहा, या दुखद है। इस पर ममता बनर्जी को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, और कार्रवाई करके उसको रोकना ही एकमात्र उपाय है उसका, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप स्पेस देंगे तो जाहिर सी बात है कि भाजपा वहां पे राजनीति करेगी ही करेगी, और ये 2016 से ही भाजपा राजनीति करती आ रही है। चुनाव से पहले हो हल्ला होता है, चुनाव के बाद सब ठंडे बस्ते में हो जाता है। भाजपा यह भी नहीं बता पाएगी कि केंद्रीय जांच एजेंसियां अगर जितनी भी लगी थी वहां पर, उन्होंने रिपोर्ट क्या दिया, या फाइनल रिपोर्ट किसी पे लगाया कि नहीं लगाया, यह भी मतलब पीछे ही है, कोई बता नहीं सकता है इस पर। लेकिन वहां की जनता के साथ, देश के अंदर किसी भी जगह पर अगर हिंसा होती है, वो हिंसा का पक्षधर कोई नहीं होता है, वो मणिपुर हो या बंगाल हो। लेकिन इस पर अपना नेत्र नीति और नियत सब साफ करके चलना चाहिए। केवल बंद कमरे में नेत्र नियत की बात करना और बाहर में उसका दुरुपयोग करना कतई नहीं होना चाहिए। ठीक है अरविंद जी, देखिए देश में ना एक परिस्थिति सर ऐसी बन गई है आज की तारीख में, विचारधाराओं का जो डिफरेंस दिखाई देता है वो अपनी तरफ है। ऐसा नहीं है कि विचारधाराओं का डिफरेंस कोई पहली बार हुआ है, ये पहले भी था। हाँ, आज सोशल मीडिया की वजह से या एक्सप्रेशन के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होने की वजह से बड़ी मुखरता से लोग खुद को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे आम आदमी हो या खास आदमी हो। लेकिन सर हैरानी इस बात की होती है, आज की तारीख में आरोप लगाना बड़ा आसान है, चाहे वो इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों। आरोप लगते हैं, आरोप सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन सच सामने कभी नहीं आता, जिसका जिक्र अभी नीरज जी ने किया। कभी वो रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया, क्या साबित हुआ। इवन अगर हम एजेंसीज का भी जो कन्विक्शन रेट है उसको हम देखें तो वो बहुत कम है। और यही वजह है कि जो बयान एक समय में सुर्खियां होते हैं वो 2-3 साल बाद कंप्लीटली वॉश आउट हो जाते हैं। कैसे सच पता चलेगा देश? एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं,
ये जो बातें कही जा रही हैं ये सब अपनी जगह हैं, ये सब राजनीति से रिलेटेड है। मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस का रिस्पांस टाइम अगर 3 घंटे है, 5 घंटे है, और इस बीच वो अलाउ कर रहे हैं कि लोगों को चाकू मार मार के गोद दिया जाए और तब पहुंच रहे हैं डेड बॉडी को कब्जे में लेने के लिए, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम। बड़ी साफ सी बात है। यूपी में जो पीआरवी हैं, एक डायल 112 की गाड़ियां हैं, उनका मैक्सिमम रिस्पांस टाइम 7 मिनट्स का फिक्स किया गया है। और आप देखिए कि आप कहीं कॉल करके देख लीजिए, वो तुरंत आपको वहां पे मौके पे मिलेंगी। थाउजेंड्स गाड़ियां इसके लिए लगाई गई हैं। ये जो व्हीकल्स जली पड़ी हैं नेशनल हाईवे के किनारे, मंदिर बड़ी संख्या में तोड़े गए हैं। मंदिरों से क्या लेना देना है वक्फ अमेंडमेंट बिल का? अरे भाई, आप अपनी वक्फ की प्रॉपर्टी की चिंता करिए, आप उसके बारे में विषय उठाइए। ये एक डायरेक्टेड एक मूवमेंट था जिसको स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट था कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रदर्शन हो, तो उसको एक तरह से खुली छूट दी गई। ये विदाउट रियलाइजिंग दिस कि अब कल नेता कह रहे थे कि ममता हमारी मर्जी पे है, हम उनकी मर्जी पे नहीं हैं, मुस्लिम्स कह रहे थे। वो स्टेज आज अब आ गई है। ये इस तरह का गेम खेलना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैं समझता हूं बहुत ही डेंजरस है, कंट्री की यूनिटी के लिए बहुत ही डेंजरस है। आप पहले छूट दे दें और जब हाथ से बाहर निकल जाए तब फिर आप चिल्लाना शुरू करें कि साहब अब केंद्रीय बल भेज दीजिए यहाँ पर, और साहब ये तो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल की वजह से हिंसा हो गई। वक्फ अमेंडमेंट बिल इसमें कहाँ है? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। उन्होंने तो डिक्लेयर ही कर दिया। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का ही मेन रोल है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। भाई ठीक है, आप मत इंप्लीमेंट करिए। यूपी के सीएम ने कहा है हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे, उनको करने दीजिए। कोई गलत एक्शन होगा उसके अगेंस्ट लोग कोर्ट जाएंगे। पर पॉइंट ये है कि आप ऐसे फोर्सेस को एक बार खुली छूट दे रहे हैं कि आप जाइए, लॉ एंड ऑर्डर को कोलैप्स होने दे रहे हैं। शमशेरगंज पुलिस स्टेशन है, शमशेरगंज पुलिस स्टेशन के एसएचओ 5 मिनट के अंदर क्यों नहीं पहुंच सकते थे मौके पे? 3 घंटे 5 घंटे तक डेड बॉडीज क्यों पड़ी रही? क्यों लूटपाट होती रही? बिल्कुल आर्सन है, दरवाजे तोड़े गए हैं पत्थर मार मार के, और तब उससे एंट्री की गई है। जिन्होंने दरवाजा नहीं खोला है उनके घर जला दिए गए हैं। ये आर्सन करने वाले हैं, ये लूटपाट करने वाले हैं। ये कोई वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करने वाले नहीं है। इतना मेरी भी 37 इयर्स की सर्विस रही है आईपीएस में। कम्युनली यूपी वेस्ट बंगाल से ज्यादा सेंसिटिव स्टेट है। 5 मिनट 10 मिनट में तो एसपी पहुंच जाते हैं ऐसे मौके पे। ये ना पहुंचना एक क्लियर कट सिग्नल है। और देखिए अरविंद जी, अभी जिन बातों को, जिन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं ना, जिन कमियों को हाईलाइट कर रहे हैं, हमारा मकसद भी यही था कि जब हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी ऑफिसर्स जुड़े हैं तो उनकी बातों से जो वहाँ पर टेक्निकलिटीज है ना, उनको भी हमारे दर्शक अच्छे से समझ पाएं। और भारती जी, अब मैं क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए देखिए आपके पास आ रही हूँ। आरोप अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। आप खुद बंगाल से संबंध रखती हैं। बंगाल, शुरू में मैंने इंट्रोडक्शन में बंगाल को लेकर कई बातें की थी कि भद्रलोक का बंगाल क्या है, बंगाल किस लिए जाना जाता है, बंगाल की लेगेसी क्या है, वहाँ के इंटेलेक्ट की लेगेसी क्या है। आज की तारीख में जो परिस्थितियां वहाँ पर दिखाई दे रही हैं, किस तरफ जा रहा है बंगाल? बंगाल ऐसे जगह जा रहा है जहाँ जनमत जो होते हैं बहुत सख्त तरह, there's a strong opinion of the public is coming out against the ruling government. मैं तो मेरा पूर्व वक्ता जो है अरविंद भाई साहब को मैं दाद देती हूँ, शाबाशी देती हूँ कि उन्होंने पकड़ लिया जो असली कारण है। इसके वक्त अमेंडमेंट एक्ट कोई इसका संपर्क नहीं है। 1 साल पहले वहाँ का एमएलए हुमायूं कबीर बोले थे कि हम हिंदू को मार मार के भागीरथी में फेंक देंगे। तभी से ये कहानी शुरू हुआ और ये अंडर द कवर ये जो आज कर रहा है ये पूरा प्लैगिंग करके कर रहा है। और इसमें अगर सरकार थोड़ा सा मजबूत थोड़ा एक्शन लेते तो आज पैरामिलिट्री वहां आता नहीं। लेकिन हमारा सीएए जब चालू होने का बात हुआ था, हावड़ा में जो कहानी हुआ था, धुलागढ़ में जो कहानी हुआ था, कुछ दिन पहले मालदा में जो कहानी हुआ था और आज मुर्शिदाबाद में जो कहानी हो रहा है, देखिए ये घोरी का राजत्व नहीं है, गजनी का राजत्व नहीं है, औरंगजेब का राजत्व नहीं है।
ये है 21st सेंचुरी बंगाल। बंगाल पीपल जो है उसका जनमत जो है अच्छी तरह गठन हो रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है और सरकार नहीं रहेगा, ये हमारा कहना है, सरकार नहीं रहेगा। ठीक है, जो सरकार ऐसा दंगा, ऐसा लूट, ऐसा आर्जन को समर्थन करते हैं, जो सरकार पुलिस का हाथ बांध के रख देते हैं और स्पाइनलेस पुलिस दलाली करते हैं, लेकिन टाइम पे उतर के सुरक्षा नहीं दे पाता, ये सरकार का टाइम लिमिट। नीरज जी, क्लोजिंग रिमार्क्स संक्षेप में सर। पार्टी की प्रवक्ता की जितनी बातें सुनी गई, एक बार भी इन्होंने नहीं कहा कि बंगाल में अगर जो भी घटना घट रही है उसके लिए गृह मंत्री जी हो या प्रधानमंत्री जी हो या वहां पर जो इतने जिनके इनके मेंबर हैं, विधायक हो, एमपी हो, ये सब लोग सरकार का सहयोग करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं और हमसे मदद नहीं मांगी जा रही। एक बार इन्होंने नहीं कहा, मतलब टोटल पूरी तरह से राजनीति किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। वही ममता बनर्जी, देख लीजिए आपने सर मांगा, आप थोड़ा सा ज्ञान में थोड़ा सा पूरा किया, हाँ थोड़ा जानकारी ले लीजिए, थोड़ा जानकारी ले लीजिए। भारती जी, वहां पर मांगा गया है, डीसी ने मांगा है, तब ये सब दिया गया है। बिना मांगे आप नहीं दे सकते हैं वहां पर। हाईकोर्ट का ऑर्डर से दिया है, डीसी ने मांगा नहीं, वही बोला ना, मजिस्ट्रेट गजब हाल है। यहाँ पर दो जानकार बैठे हुए हैं, अरविंद जी हो, अग्रवाल जी हो, इसके बावजूद भी आप मतलब एक हल्का बात कर रही हैं। अब थोड़ा सा ये लगता है कि कैसे आप हल्का बातें करती हैं। वहां डिमांड किया गया था, बीएसएफ गई। अब मुझे खुशी है कि कम से कम बीएसएफ वहां पर जाके स्थिति को नियंत्रण करे। और रही बात नेताओं का, मीनाक्षी जी, तो कौन क्या बयानबाजी कर रहा है उस पर ध्यान न देते हुए प्रशासन को वहां पर चाहिए कि तुरंत शांति व्यवस्था को बहाल करे। ठीक है, ठीक है। अग्रवाल जी, सर हमारे साथ सर मैं क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए आपके पास आ रही हूँ। डॉक्टर पीके अग्रवाल सर, बंगाल की जो अभी हालत है, कितने दिन अभी आप और देख रहे हैं चीज़ों को वापस पटरी पर लौटते हुए देखने में? और आपने ये भी बताया, हमने अभी कुछ देर पहले जो वहाँ पे लोग थे उनकी आप बीती भी सुनाई, उन्होंने क्या क्या घटनाएं बताई हैं। मुर्शिदाबाद का ओवरऑल क्या वहाँ के कल्चरल वैल्यूज़ हैं, वहाँ लोग कैसे रहते हैं? अगर सर थोड़ा सा आप वहाँ के बारे में कुछ भी पर्सनल एनेक्डोट देना चाहें, अपने अनुभव देना चाहें, क्योंकि लोग पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद को आज इन तस्वीरों के जरिए जान रहे हैं। इन तस्वीरों के बियॉन्ड वो क्या है सर? कुछ भी आप इस पर हमें पर्सनल अपना अनुभव देना चाहें तो प्लीज़ बताएं सर। आप जानती हैं कि मीर जाफर और पलासी युद्ध के लिए फेमस है, तो जो मीर जाफर भी था वो भी हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करता था। और वहाँ पे जो मीर जाफर को जो सपोर्ट था सभी हिंदू राजाओं का, जो मुख्यमंत्री थे और राजकोष के अधिकारी थे, तो पूरा मुर्शिदाबाद जिला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है शुरू से। और ऐसा नहीं है, असल में क्या है कि मुस्लिम बाहुल्य जिला है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन वाला जिला है और इतना सीमा ज़्यादा लगती है इसकी बांग्लादेश से कि इसीलिए उसमें क्या है कि स्मगलिंग है, बांग्लादेश का प्रभाव है। इस कारण से यहाँ पे जो अवैध जो कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। लेकिन जहाँ तक एक वक्फ संशोधन का सवाल है, ये लोगों को एक मिसभ्रांति पैदा हो गई है देश में। ऐसा उसका स्पष्टीकरण हो कि वक्फ संशोधन अधिनियम क्या है, तो मैं सोचता हूँ कि लोग फिर से सोचना शुरू करेंगे। और ऐसी घटनाएं जो आज घटी हैं, ये मैं सोचता हूँ कि मुर्शिदाबाद में कई सालों बाद घटी है। मैं एक आपको अनुभव से अपने सुना रहा हूँ। जब मैं वहाँ एडीएम था तो मेरे जिलाधिकारी ने, मुझे कहना नहीं चाहिए, एक मस्जिद को तोड़ दिया था, अवैध मस्जिद थी। अब देखिए, इससे बड़ा तो कोई कार्रवाई कोई प्रशासन करता नहीं है। ऐसी कार्रवाई भी उस जिले में हम लोग कर सके। और आज छोटी छोटी बातों पे इस प्रकार का एक सांप्रदायिक इस प्रकार का एक बवाल हो रहा है, तो मैं सोचता हूँ और वहाँ पे 144 करना पड़ा, 163 करना पड़ा, बड़ी अफसोस की बात है। और मैं बताऊं आपको, जब वो इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ तो राजीव गांधी मुर्शिदाबाद में ही थे, मैं जब एडीएम था। और उस समय भी लोगों ने बड़ा, जो वहाँ पे जो सरदारों के खिलाफ लोगों ने का बड़ा आंदोलन हुआ, मेरे जो एसडीएम थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ वहाँ। तो मुर्शिदाबाद में बेसिकली मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या होती हुई भी, जैसे वहाँ पे बीड़ी का उद्योग है, धूलियन जो आपने नाम बताया, सूती है, सब जगह है। इसमें जो कारीगर है वो सब हिंदू ही है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है। तो इस तरह का एक साम्य होकर चलता है कि मैं नहीं सोचता हूँ आप जैसे आजकल जो प्रभावित फर्क का आप कह रही हैं, तो सब एक साथ रहते हैं
और वो मुर्शिदाबाद के जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं, जो पूरे बंगाल के प्रतीक हैं, रजाउल करीम, मैंने उनकी एक पुस्तक का ट्रांसलेशन किया है इंग्लिश से, और भारत और इस्लाम। तो वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, और उनकी बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद वही एक व्यक्ति हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। मैं नहीं सोचता हूँ, ये बड़ी शर्म की बात है इस जिले के लिए, जहाँ रजाउल करीम पैदा हुए, कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। मैं सोचता हूँ, और जैसा कि पानी में पॉइजन मिलाने की बात है, मैं नहीं सोचता हूँ कि इस तरह की घटनाएं हुई होंगी। अगर हुई हैं तो बहुत निंदनीय है और बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और सब, मैं सोचता हूँ कि पंचायत, वहाँ की सब लोग इसके विरुद्ध खड़े होंगे, और बहुत शीघ्र, वैसे नॉर्मल सिचुएशन आ गई है, कंट्रोल में आ गई है। सर, ये लेकिन जो सारे वही वर्जन हैं जो वहाँ के लोगों ने बताया है, उनकी आप बीती है जो हमने भी सुनाई भी थोड़ी देर पहले, और उन्हीं के स्टेटमेंट्स में इस बात का भी जिक्र था। अब देखिए, ये जांच का विषय हो सकता है, वो फिर एक अलग पहलू है, लेकिन उनकी आप बीती को भी इस मंच पर रखना ये हमारी ड्यूटी थी, जिस वजह से हमने उनके भी पक्ष को बताया। अब देखिए, बड़ी खूबसूरती से अभी अग्रवाल सर ने पूरा जो मुर्शिदाबाद का एक वहाँ के कल्चरल वैल्यूज़, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ पर लोग कैसे साथ में रहते हैं वो बताया। और ये हिंदुस्तान का मिजाज है बेसिकली, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। लेकिन फिर ऐसे घटनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता जो आपको दिखाई दे रही हैं, जो खुद चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि अब कैसे छोटी छोटी बातों पर विवाद तनाव का रूप लेते हैं, तनाव हिंसा में परिवर्तित हो जाता है, और हिंसा के बाद अगर सही तरीके से एक्शन नहीं हो रहे, पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, रिस्पॉन्स टाइम लेट है, तो फिर सवाल उठने लाजमी है कि हम बंगाल हो या फिर देश का कोई दूसरा इलाका, उसे किस तरह की आग में झोंक रहे हैं। ये बंगाल में जो लोग हैं उनका भी ये उनको भी जरूर इस बारे में सोचना चाहिए, और देश में बाकी लोग जो सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से ओपिनियन देते हैं, ये उन्हें भी सोचना चाहिए। और इसीलिए हमारा प्रयास था कि आज एक्सपर्ट्स के जरिए बंगाल का असली वहाँ की तासीर, वहाँ की मिठास क्या रही है, वो भी हम कम से कम आपके सामने रखें। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। बहुत धन्यवाद।